नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राज्यसभा में नंबर गेम बदल गया। क्या मोदी सरकार अब फ्रंट फुट पर खेलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मोदी सरकार को घेरने में क्या अब विपक्षी दलों के समीकरण बिगड़ेंगे? क्योंकि एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं और इसके बाद एनडीए की कुल सीटें 112 हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस उपलब्धि के बाद अब उच्च सदन में विधेयकों को पास कराने में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको बता दें कि एनडीए ने पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल किया है। हालांकि 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली हैं। इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों से भरी जानी है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है। यानी एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। दरअसल बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में वैसी कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पार्टी ने एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार टारगेट सेट किया था। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 293 सीटों पर रुक गया। बीजेपी इस चुनाव में 240 सीटों पर ही अटक गई। हालांकि गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व लोकसभा में अब गठबंधन के सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि उसे हाल के कुछ फैसलों में पीछे भी लौटना पड़ा है। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और लेटरल भर्ती से जुड़ा फैसला भी शामिल है। लेकिन अब राज्यसभा में फ्रंट सीट पर आने के बाद देखना होगा कि मोदी सरकार को अब विपक्ष कितनी चुनौती दे पाएगा और क्या वाकई अब कोई विधेयक पास कराने में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चली थी। भाजपा 272 के आंकड़े से दूर 240 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति का दौर लौट आया। इससे नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने कई इरादों और योजनाओं पर अंकुश लगाने की बात होने लगी। सरकार के फैसलों को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि 3.0 मोदी सरकार के ज्यादातर फैसलों को लेकर विपक्ष का प्रभाव भी देखने को मिला। लेकिन अब उच्च सदन में दूसरे दलों पर निर्भरता खत्म हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में 11 नए सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद एनडीए की सीटें बढ़कर 115 हो गईं। इनमें से 9 सांसद बीजेपी के हैं और 2 सहयोगी दलों के। सत्ताधारी गठबंधन को 6 मनोनीत सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी के अकेले 96 सदस्य हो गए हैं, जो उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं। और यही वजह है कि एनडीए को अब राज्यसभा में बिल पारित करवाना आसान होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र में सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 12 नए विधेयक पेश किए। दरअसल हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर्स विधेयक 2024 पेश किया गया था। दोनों विधेयकों पर अभी उच्च सदन से मुहर लगना बाकी है। जबकि बजट सत्र में राज्यसभा ने जिन विधेयकों पर मुहर लगी है उनमें जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, वित्त विधेयक 2024 विधेयक पर मुहर लगाई है। अब वक्फ संपत्तियां विधेयक 2014 को राज्यसभा से वापस लिया गया है। उच्च सदन में बहुमत हासिल होने के बाद एनडीए सरकार को विधेयक पारित करवाने में अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए ने 11 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा किया है। बीजेपी के 9, एनसीपी अजीत पवार का 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का 1 और कांग्रेस का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही एनडीए को राज्यसभा में अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एनडीए को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मुहर लगवाने में सफलता मिल जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो उच्च सदन में बहुमत है, क्या विधेयक जो हैं वो पारित हो जाएंगे? एक संशय है, क्या वो ताकत मिल गई है? कहना चाहिए नंबर गेम जिस तरीके से बदला है, वाकई में क्या इसके बाद बहुत सारी चीजें और बदलेंगी? एक बात तो देखिए, ये बिल्कुल सच है कि राज्यसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस बहुमत को एक कहते हैं ना कि पहुंचकर वहां पर एक आत्मनिर्भर और एक वो कॉन्फिडेंस जो डेवलप होना चाहिए वो पहली बार देखने को मिला है। अब लेकिन ये भी फैक्टर है, यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसे मुद्दे आए हैं, बहुत सारे ऐसे विधेयक आए हैं जो सामने आने के बाद उस पर सरकार ने यू टर्न भी लिया है। लेकिन विपक्ष की कितनी बड़ी ये चुनौती होगी राज्यसभा के लिए, जो मुद्दे आएंगे, जो विधेयक आएंगे, यदि ये कहा जाए कि फ्रंट फुट पर खेलेगी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विपक्ष के लिए क्या चुनौती होगी, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोकसभा का जो पूरा सिनेरियो था वो हमारे और आपके सामने था। दोनों जन ऐसे सदन के अंदर हैं कि कोई भी बिल आप ऐसे ही पारित कराकर नहीं लेके जा सकते, भले ही आप एनडीए के साथ नंबर ऑफ सीट्स में ज्यादा हो, क्योंकि विपक्ष उतनी ताकत के साथ, मजबूती के साथ वहां है। लेकिन राज्यसभा में जब बहुमत के आंकड़े को छू लिया जाता है तो लगता है कि क्या आप एक तरफा सारी चीजों को ले जाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। अब से कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, उनका स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही, उनका भी बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ वो भी अभी कनेक्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे नितेश चौरसिया, नितेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। दो मेहमान क्योंकि कनेक्ट नहीं है तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर प्रेमचंद जी आपसे करूंगी। मुझे लगता है आज जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे इस चर्चा की शुरुआत की जाए, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सीट्स जिसकी ज्यादा है वो कनेक्ट नहीं है और विपक्ष के लिए जो चुनौती होगी तो वो भी कनेक्ट नहीं है। तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राज्यसभा में जिस तरीके से पहली बार और ये हो रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो एकदम बढ़कर, आगे बढ़कर एक आत्मनिर्भर जो बने, जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष की भूमिका तमाम कोई भी विधेयक आएगा, बिल आएंगे, उसको लेकर क्या हो सकती है? या फिर माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या मोदी सरकार है वो जाहिर तौर पर जो सवालों में आ रहा है ना कि फ्रंट फुट पर खेलेगी, वो बिल्कुल खेल जाएगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे समझते हैं इस चीज को? डॉक्टर प्रेमचंद जी म्यूट किया है सर आपने, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। ओके हाँ, अच्छा, अब अपनी बात रखिए। सॉरी उसके लिए। पहली बात यह है कि राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है पूर्ण बहुमत मिला हो, पहले भी मिला है, परंतु यह ध्यान देने की बात है कि फिलहाल जो हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास उनको मिला करके, सहयोगी दलों को मिला करके उनको पूर्ण बहुमत मिला है। ये एक बात है। फ्रंट फुट पर खेलने की जहां तक बात है तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि इस समय विपक्ष बहुत मजबूत फ्रंट फुट पर खेल रहा है और विपक्ष के इरादे बिल्कुल आक्रामक हैं इस समय। और कई ऐसे आप देखेंगे, अभी वक्फ बोर्ड वाला जो मामला है वो उन्होंने जेपीसी में भेजा और ये देखने वाली बात है कि वो इन चीजों को किस तरह से आर्टिकुलेट करती है सरकार। वर्तमान सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं और वर्तमान सरकार के पास जो उसके सहयोगी दल है उनको भी मनाने की जरूरत है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत से वहां पर उनके सहयोगी दलों के साथ आने के बावजूद उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर अपना ऐसे रुख दिखाया है। जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया ST OBC के ऊपर, आरक्षण के ऊपर जो निर्णय दिया है, तो उसमें उनके सहयोगी दलों ने रुचि दिखाई है कि हम जो है इसके ऊपर जो है बदलाव लाना चाहते हैं। हम इसके ऊपर जो है एक प्रकार से सरकार जो है इन SC/ST का साथ दे के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि ये माना जाना चाहिए कि उनके सहयोगी दल भी जो है उनको फ्रंट फुट पर खेलने के लिए रोक सकते हैं, ये मेरा मानना है। और रही बात जो आने वाले विधेयक हैं वो किस प्रारूप के होंगे, क्या वो जनहितैषी प्रारूप वाले बिल होंगे
कि उनका रुख क्या होगा ये भी आने वाले भविष्य में बताएगा। और एक और बात, आने अभी हाल फिलहाल में चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों में, खासतौर से महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो यहाँ पर अगर विपक्षी दलों की जीत होती है और वो सरकार बनाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर भारी दबाव पड़ेगा और वो इस बारे में खुलकर खेलने से हिचकिचाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मुझे लेकिन एक चीज और यहां पर लगती है कि ठीक है, यदि नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा हैं या आप बहुमत के आंकड़े को छूते हैं अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन लोकसभा की जो सिचुएशन है उससे कंपेयर करके देखें तो यहां पे भी देखिए देखना पड़ेगा कि आप यदि कोई भी बिल, विधेयक, कुछ भी यदि आता है डिस्कशन के लिए, तो जब कहते हैं ना कि बहुमत हो जाता है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पे थोड़ी सिचुएशन अलग है। ये सरकार को भी मुझे लगता है इलेक्शन है, बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन या विधेयक वो लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 5 बड़े मुद्दे ऐसे थे जिनको वापस लेना पड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहते हैं ना कि राहुल गांधी जो 2-3 चीजों को लेकर चले थे वो बड़ा फोकस्ड होकर चले थे। तो मुझे लगता है ठीक है, भले आप नंबर ऑफ सीट ज्यादा लेकर यहां पर आए हैं, लेकिन इस चीज को आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन है, उसको इतनी जल्दी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे जिसको कहना चाहिए। खैर ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, नंबर ऑफ सीट्स जिस तरीके से ज्यादा हुई, बहुमत हुआ, ठीक है, और मुझे लगता है 12 में से 11 सीटों का जो कैलकुलेशन आया उसमें 9 तो अकेले बीजेपी की गई, बाकी सहयोगी एनडीए के। खैर, लेकिन जो विधेयक की बात हो रही है, जो बिल लाने की बात हो रही है, जो कंपेयर करके यदि हम लोकसभा से देख रहे हैं, विपक्ष के लिए क्या ये चुनौती जैसा होगा राज्यसभा में? नहीं, देखिए, विपक्ष के लिए चुनौती जैसा होने की कोई बात नहीं है। इसके पहले भी बिल आए थे। धारा 370 जब हटाई गई थी तब इनके पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, लेकिन बिल पास हो गया। इसके अलावा भी आप दूसरी बात आप समझिए, नंबर का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से चाहे लोकसभा हो, माने लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, दोनों जगह लगभग बहुमत हर जगह, दोनों जगह है। लोकसभा में भी एनडीए के पूरे घटक दलों के साथ सरकार चल रही है, वहाँ भी बहुमत है। यहाँ भी एनडीए का बहुमत का आंकड़ा छू रहा है। तो कोई भी विधेयक यदि पास कराना हो सरकार को तो करवा सकती है, आसानी से करवा सकती है। लेकिन मोदी सरकार जो है पार्ट 1, पार्ट 2 में भी बहुत सारे बिल पास हुए हैं और वो जो उच्च सदन से भी पास हो गए हैं। सवाल तब उठता है जब कुछ ऐसे बिल आते हैं जिसमें उनके अंदर ही अंतर विरोध हो। जैसे मान लीजिए कि अभी लोकसभा में है और अभी आरक्षण वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट की आई क्रीमी लेयर वाले मामले में, तो उनके ही दल के लोग जो है उससे असहमति जता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर समझना होगा कि भाई आप वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार तो चल ही रही है, सरकार के पास बहुमत है और सरकार अगर राज्यसभा में भी कई विधेयक लेके आती है तो मुझे लगता है वो भी पास होगा। पिछले लोकसभा में जो है जो राज्यसभा थी उसमें बीजू जनता दल एक बहुत बड़ा घटक दल था जो इनका समर्थन कर रहा था, तो विधेयक तो तब भी पास हो रहे थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, जिस तरह से वो लोकसभा में है उसी तरह से राज्यसभा में भी, दोनों जगह काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि कोई बिल पहले नहीं होता था कि एक तरफा पास हो जाता था, आसानी से नहीं, इस पर बहस भी होगी, हो सकता है कि विपक्ष इस पर हमलावर हो और इन सारी बातों को का जवाब जो सरकार को देना पड़ेगा। तो ये एक विधेयक तो एक तरफ रखिए, विधेयक यदि लोअर हाउस में पास होता है तो अपर हाउस में भी पास होने की संभावना पूरी है, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ही जहाँ तक आप अभी बात कर रही थी कि विपक्ष के सामने क्या दिक्कत आएगी, विपक्ष सामने क्या दिक्कत है, विपक्ष तो वैसे ही विपक्ष में है, उसके दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं उठता। और विपक्ष जो बिल को लेकर के, विधेयकों को लेकर के जिस तरह से वो अपनी बात रखता है, हमलावर होता है, तो वो तो यहाँ पर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। जहाँ तक जो है अभी 2024 के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष काफ़ी मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। तो ये सब बातें हैं। जहाँ तक नंबर का सवाल है, बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि अभी जो है कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये नंबर घट बढ़ भी सकते हैं आने वाले राज्यसभा में। जैसे मान लीजिए जिनकी राज्यसभा जो की सदस्यता पूरी हो चुकी होगी और यहाँ पर जाके वोटिंग होगी तो वहाँ हो सकता है घट बढ़ सकते हैं। अभी ये सिर्फ जो है आंकड़े छू रहे हैं, लेकिन एक बात और देखना होगा कि इन आंकड़ों को रिटेन करना वर्तमान सरकार एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बराबर हमको लगता है बरकरार रखेंगे तो कोई विधेयक पास करने में कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आएगी। ठीक है,
नितेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? नितेश जी म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी 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 बताएं। नितेश जी देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि राज्यसभा की बात चल रही है और नंबर ऑफ सीट्स की बात चल रही है, बहुमत में तमाम चीजें हो रही हैं। अब मुझे लगता है हम इस चर्चा को ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा, ये जो डिसीजन हुआ या आने वाले समय में बिल या विधेयक की जो बात हो रही है, देखिए जिसका बहुमत है वो क्लियरिटी से सारी चीजों को ले जाएगा, ये तो समझते हैं। विपक्ष का कितना प्रभाव होगा, यदि कोई चीज आती है तो वो नहीं पसंद है या उस पर राय मशवरा नहीं हुआ है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, विपक्ष का तो काम यही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हो हल्ला इतना हो जाता है कि यू टर्न सरकार को लेना पड़ता है। तो ओवरऑल जो एक ताकत अभी बढ़ी है उसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं और किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि जिसमें तो एक अच्छी मेजोरिटी मिली है सदन में। इससे पहले भी कई सरकारों के ऐसे हुए हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप ऐसे समय में फैसले किस प्रकार के लेते हैं। जनता को कंफ्यूज करने वाले फैसले लेते हैं, जनता के हित वाले फैसले लेते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी पार्ट 2 में एक बिल आया विधेयक, जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो देश की दिल्ली की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनती है, और ऐसा कानून बना दिया गया जिसमें मतलब मुख्यमंत्री के डिसीजंस को चेंज करने का अधिकार जो है वो अधिकारियों को दे दिया गया और एलजी को पूरी तरीके से पावर दे दी गई। ये किसी भी फेडरेशन स्ट्रक्चर है देश का, और जिस प्रकार एक लोकतांत्रिक ढांचा बना है हमारे देश का, एक फंडामेंटल अधिकार है कि हम अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री को के नेता, अपने सदन के नेता का चयन करते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। ये एक हायरार्की है जिससे कि अंतिम व्यक्ति की जो डिसीजन है वो लास्ट तक जाए और लास्ट तक के वहां तक आए। अब इसमें एक अधिकारी उनके डिसीजन को सरपास कर देता है या ओवर रूल कर देता है, चाहे उसके डिसीजन को बदल दिए जाते हैं जो चुना हुआ एक मुख्यमंत्री होता है। ये इस प्रकार के फैसले अगर होंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस की तरफ ले जा रहा है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस सोच से संविधान की संरचना करी थी, मुझे लगता है वो सोच बिल्कुल अगेंस्ट होती जा रही है। फिर दूसरी बात मैं एक और इसके साथ जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर इस नंबर्स का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो अगर इसका सकारात्मक पहलू करती है तो जैसे विपक्ष को आवाज उठाने का मौका क्यों दे रहे हैं भाई? हम कोई अपने पर्सनल मुद्दे तो उठाते नहीं है, हम तो कोई व्यक्तिगत, हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं उनसे। हम देश की आते हैं, जहां लगता है कि पेपर लीक होता है हम चाहते हैं उसमें पेपर लीक पे हम उस पर बात करते हैं। हम जहाँ मेडिकल स्टूडेंट के साथ अनहोनी होती है उस पर बात करते हैं। हम जहाँ वैकेंसीज की बात आती है हम वैकेंसीज पे बात करते हैं। ये गैर राजनीतिक चर्चा तो है नहीं, बतौर विपक्ष हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको बखूबी सरकार के सामने रखना चाहते हैं। जनता की बात जो है अगर सरकार नहीं सुन रही तो विपक्ष अपनी बात वहां तक रखना चाहता है, सदन रखना चाहता है, अपने अपने जरिए से रखना चाहता है। अभी अडानी पे एक बहुत बड़ी जांच अडानी ग्रुप पे एक और रिपोर्ट आई, हमने उस पर भी बात करनी चाहिए, वो कुछ तरीके की बात नहीं होती। हंगामे ये खुद चाहते हैं, नंबर्स होने ना होने, इंटेंशन क्या है ये मैटर करता है। नंबर्स होना ना होना, जोड़ घटाओ प्लस माइनस चीजें तो चलती है राजनीति में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इंटेंशन क्या है, जनता के लिए आप कार्य करने की कैसे रख। नितेश जी नितेश जी कुछ नेटवर्क इशू है, बहुत आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी बार बार। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या? ठीक है, वापस आऊंगी। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही जी भी जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। प्रबल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल आपसे लूंगी, फिलहाल सबसे पहले अभी रविंद्र जी अपनी बात रखेंगे। रविंद्र जी, इंडिया ब्लॉक को तो मैं बस एक तरफ ऐसे लेकर चल रही हूँ, मजबूत विपक्ष मतलब मजबूत विपक्ष, नंबर ऑफ सीट्स किसकी ज्यादा हो गई, बहुमत में कौन है, ये सारी क्लियरिटी मुझे लगता है कोई नई नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है उसको किसी भी बिल या विधेयक के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है विपक्ष का कितना प्रभाव, तो प्रभाव ये हो सकता है कि मजबूती के साथ उस मुद्दे को रख सकते हैं। कई ऐसे बिल आए हैं जिस पर आवाज उठाई गई है और उस पर सरकार ने यू टर्न लिया है। तो किस तरह से जा रहे हैं
है? कोई जिस तरह से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं तो उस पर यदि कोई विधेयक आता है या बिल आता है, उसको किस तरह से ये जो पूरा डिसीजन हुआ और ये ताकत बढ़ने की जो बात हो रही है, किस तरह से समाजवादी पार्टी ले रही है? जो अभी चुनाव हुए, जनता पार्टी की स्थितियां 96 सीटों तक पहुंची और उनके गठबंधन की स्थितियां पूर्ण बहुमत तक पहुंच गई, 119 तक। तो निश्चित रूप से वो कोई भी बिल पास कराने में सक्षम हो जाएगी। जब उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था तब भी उसने धारा 370 पास कराया था, दिल्ली सर्विस बिल भी पास कराया था। दिल्ली सर्विस बिल जब आया था राज्यसभा में तब हम लोग उनको हरा सकते थे, लेकिन हमारा जो विपक्ष के कुछ दल थे उनके साथ मिल गए तो 131 के बरखिलाफ 102 वोटों से गिर गया वो। तो जब बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का तब भी वो जोड़ तोड़ करके अपने बिलों को पास करा लेती थी। या एक बार तो ऐसा हुआ जब 370 का लाना हुआ तो पहले लोकसभा में ना ला के राज्यसभा में ला दिया था। तो ये सारे छल दम देश पाखंड झूठ सारे करना तो वो लोग जानते ही हैं। हमारे पास ये है कि हम एकजुट हैं, हमारे पास मौका है। अभी बहुत सारे विवादित बिल हैं जो अब इस अपनी स्ट्रेंथ के बल पे पास कराना चाहेंगे। जब ये पास कराना चाहेंगे तो एनडीए गठबंधन में ऐसे भी बहुत सारे दल हैं जो सामाजिक उनका वोटर या उनके कार्यकर्ता या उनके जनप्रतिनिधि उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां वो सामाजिक न्याय की मांग करते हैं, जहां वो जातीय जनगणना की मांग से सहमत प्रकट करते हैं और जहां हमारे पीडीए को भी समर्थन करते हैं। तो ऐसे दल भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो अब इस पूर्ण बहुमत के साथ जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसी गलतियां करेंगे और ऐसे विधेयक लेके आएंगे वो कि जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो अपने को असहज स्थित पाएंगे अपने अपने राज्यों में। उससे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का लाभ होगा। ऐसी स्थितियों में जब वो पूर्ण बहुमत में नहीं थे तब जोड़ तोड़ करते थे तो बहुत लोग चुप हो जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो पूर्ण एनडीए ने अपना पूर्ण बहुमत कर लिया है, अब इस प्रकार से अगर विवादित बिलों को पास कराते हैं तो निश्चित रूप से इससे जो जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए है उसके बीच में फूट होगी और उस फूट का लाभ इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। और जब भी इनके पास ताकत आती है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, तो ऐसे निर्णय लेते हैं जो तानाशाही के रूप में देखे जाते हैं जनता के रूप में। इस प्रकार से अगर निर्णय लेंगे फिर जनता में भी अपने एनडीए गठबंधन में तो वो अपनी विवादित स्थिति से पहुंचेंगे। जनता में भी एक ऐसा मैसेज जाएगा कि इनको जरा सा भी सतर्क हुए तो फिर उसी रास्ते पे चल सकते हैं। इसका लाभ हमको आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में भी होगा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी होगा, आने वाले जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का उसमें भी होगा। लेकिन रविंद्र जी यहाँ पे एक बात और देखनी पड़ेगी। जहां तक आपने कहा कि ताकत बढ़ेगी तो ताकत के साथ कई ऐसे बिल लाएंगे, हो सकता है विवादित हो, वो सारी चीजों को कराने की कोशिश करें, विरोध में कहीं ना कहीं आप लोग आवाज उठाएंगे तो प्लस जाएगा इंडिया ब्लॉक को। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बड़ी समझदारी से, ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जो इलेक्शन होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ऐसी भी किसी भी चीज पर किसी भी चीज को न लाया जाए जिससे उल्टा उनको भारी पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यूपीएससी को ले लीजिए, लेटरल एंट्री की वैकेंसी 3 दिन में सारी चीजें बिल्कुल वापस हुई हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को ले लीजिए, यू टर्न मारा है सरकार ने। तो हाल ही में जो डिसीजन थे उनके, उस पर सरकार वापस से बैकफुट पर है, सारी चीजों को लिया है। तो मुझे लगता है नए स्वरूप में कुछ लाने से पहले वो खुद 4 बार सोचेगी जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते। तो मौका कैसे मिलेगा? राकेश जी मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जब किसानों पे बिल आया था, किसानों ने विद्रोह किया और उस पर सरकार ने यू टर्न लिया और समय सीमा निर्धारित किया कि हम आपको एमएसपी दे देंगे, आज तक नहीं आया। फिर जब दिल्ली सर्विस बिल आया तो इन्होंने यही कहा कि हमने पुराने कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, कि राज्यपाल को अधिकार दे दिया, बस इतना। लेकिन जब वो कानून इंप्लीमेंट हुआ तो पूरी तरीके से वहां की जो चुनी हुई सरकार है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था, वो पैरालाइज कर दिया इन्होंने, उसके पैरालाइज कर दिया। तो जनता में ये भाव है कि अगर यू टर्न लेते हैं तो इनके यू टर्न पे विश्वास करने योग्य नहीं है। जैसे इन्होंने अभी लगातार 3
जो संशोधन थे, उनको कानून बनाने वाले थे, उससे यू टर्न लिया है इन्होंने। लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि यू टर्न नहीं होगा, क्योंकि यूसीसी बिल आज से बहुत पहले लेके आए थे। तो यूसीसी का बिल अगर ये पास कराने को करेंगे राज्यसभा में, तो सबसे पहले इनके गठबंधन पे, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन चलिए मजबूरी आ गई मेरी, मुझे लिया। तो यूसीसी का बिल जैसे ही लाते हैं राज्यसभा में, सबसे ज्यादा असर इसका इनके गठबंधन पर होगा। और यूसीसी को भी ना तो इन्होंने लागू किया है, अब पेंडिंग में छोड़े हुए हैं, फिर लेके आएंगे। तो जिस चीज पे ये यू टर्न लेते हैं, मतलब जिसको पेंडेंसिटी में छोड़ते हैं, उस पे और ज्यादा तरीके से ये कहा जाए कि और कूटनीतिक तरीके से को स्ट्रांग करके लाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे बिल आएंगे कि उनके गठबंधन में फूट पड़ेगी और जनता में वो चरित्र दिखाई पड़ेगा कि यू टर्न लेने के बाद भी ये वही काम करते हैं जो इनका मन करता है, और देश हमेशा किसी न किसी ऐसे दोराहे पे खड़ा नजर आता है जहां से जनता को मुख्य रूप से पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, खैर आने वाले समय की बात होगी। एक चीज और थी इसमें, एक पॉइंट और है, SC/ST रिजर्वेशन पर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेंगे। ये भी था जिस पर यू टर्न लेना पड़ा सरकार को। तो ये बात तो सच है कि कोई भी ऐसी चीज ना आए, मुझे लगता है वो खुद भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से UPSC लेटरल एंट्री पर तो PM मोदी के ही सीधे निर्देश थे। तो मुझे लग रहा है वो भी फूक फूक के कदम रखेगी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जो इलेक्शंस हैं वो निपट जाएं, और यदि उस बीच कुछ लाना भी है तो उसमें भी सबकी रजामंदी होगी। ये बात सच है, क्योंकि एक अकेले आप नहीं है ना, आपको पूरे इलेक्शन में सबके आपके साथ जो सहयोगी हैं उनको भी साथ लेके चलना है, तो बड़ा महत्वपूर्ण तो होगा। प्रबल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? ये आ रही है। प्रबल जी, एक बड़ी चर्चा आज, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो गई हैं या बहुमत हो गया है कह लीजिए, एक बात तो समझ में आ गई है कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा हैं तो आप किसी भी तरह का विधेयक बिल लाते हैं तो बहुत क्लियरिटी से आप पास कर ले जाएंगे। लेकिन अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी कह रही थी कि वो लाएंगे जरूर कोई ऐसी चीज, और खुद ऐसी गलतियां करेंगे कि यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप सब लोग बैठे ही हैं। एक बात और आई है, 3C ट्रैप कहा जा रहा है कि 3C ट्रैप कांग्रेस के, राहुल गांधी के, उसमें फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। 3C ट्रैप मतलब कि सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये वाकई इसी चीज को इससे जोड़ना सही होगा? देखिए, हमारा राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नया पत्र बनाया, वो एक तरीके से इस देश का एक्सरे ही करके बनाया था, और देश के तमाम मुद्दे बनाए गए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना, आरक्षण का कैप 50% तोड़कर आगे बढ़ना, और सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबकी सहभागिता बढ़ाना। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहा, और उस मुद्दे को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, सीटें बढ़ गई उनकी राज्यसभा में, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सड़कों पर संघर्ष ज्यादा होने वाला है, सड़क गर्म रहेगी। राहुल गांधी आज भी लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद भी लगातार सड़कों पर विभिन्न समूहों से मिल रहा है। जैसे आज वो DTC के बस कंडक्टरों से मिले, ड्राइवरों से मिले, मार्शल एक दिन पहले, कुछ दिन पहले वो नाई से मिले, कुछ दिन पहले वो मूची से मिले, कुछ दिन पहले वो कश्मीर में लड़कियों से मिले, कश्मीर के लोगों से मिले। तो लगातार संवाद जो है राहुल गांधी जनता के बीच में कर रहे हैं। और ठीक है प्रबल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो नेटवर्क इशू है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है खेमचंद जी? मैं जो बात कह रहा हूँ, जैन। हाँ खेमचंद जी, एक मिनट सवाल लूंगी मैं अपना। हाँ प्रबल जी, कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। प्रबल जी, मैं नहीं सुन पा रही हूं आपको। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी दोबारा से जब आपकी आवाज आएगी फिर मैं आपका पक्ष जो है वो मैं सुनूंगी, आपको समय दूंगी, क्योंकि ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खेमचंद जी,
मुझे लगता है बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, जाहिर तौर पे बढ़ता है जब बहुमत मिलता है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, देश में इलेक्शन में रिजल्ट आते हैं, बहुमत मिले तो अच्छा ही लगता है। लेकिन अब चर्चा यहाँ पे ये चल पड़ी है कि राज्यसभा में जिस तरीके से बहुमत हुआ, हाल ही में कुछ ऐसे विधेयक बिल आए जिस पर सरकार ने यू टर्न लिया। अभी भी विपक्ष को, यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं उनको ये लगता है कि आप लोग ये गलती फिर से करेंगे। दूसरी चीज ये, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो इलेक्शंस हैं उसमें से भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो अपने आप में जो आपका कॉन्फिडेंस है, रुकेंगे, वेट करेंगे, या और सारी चीजों पर प्लान करके विधेयक बिल जो हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं। वो अपने पद को पद नहीं समझते बल्कि एक सेवा की, एक जिम्मेदारी की चीज समझते हैं। जब जिम्मेदारी है, सेवा है, जनता के लिए करना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं रहती। मोदी जी ने साफ कर दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने के लिए, कठिन निर्णय लेने के लिए, जो जरूरी निर्णय है जनता के लिए, देश के लिए, वो लेने के लिए सिलेक्टेड हुआ हूँ और वो मैं लेता रहूंगा। मैं खुश करने के लिए निर्णय लूं और वो अपने देश को, समाज को नुकसान करें, ऐसे निर्णय नहीं। जो निर्णय हमारी जनता के लिए, लंबे समय के भारत के लिए और हमारे आने वाले युवाओं के लिए जरूरी है, वो जरूर लेंगे। तो आदरणीय मोदी जी रुकने वाले नहीं। यहाँ विश्वास की कोई कमी नहीं है और ना ही कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये पर्सनल तो काम हो ही नहीं रहा। ये सारा का सारा काम जनता की भलाई के लिए और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है। आदरणीय मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि हम सुशासन देते हुए अपने भारत को, भारत माता को विकसित राष्ट्र बनाएं। विकसित राष्ट्र बना के हम अपने 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी जीवन शैली है उसको इम्प्रूव करें, बेटर करें और एट पार डेवलप कंट्री करें। ये उनका लक्ष्य और उसके लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। आज आपने देखा किस तरीके से 12 जो औद्योगिक सिटीज हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने के लगभग 29,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैबिनेट ने आज मंजूर की है। तो लगातार जहां जरूरी है वहां कदम लिए जा रहे हैं, लेते रहेंगे। और अब राज्यसभा में जो बहुमत आ गया है, आप ये कहें कि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं। हमारे पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत अपने पास था तो भी हम काम कर रहे थे। अभी हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये सब हम देश के लिए कर रहे हैं। और जब देश के लिए करना हो तो उसमें कोई ना तो कोई भी संकुचितापन है कि भाई हम संकुचाएं, और ना ही कोई ऐसी चीज है कि हम उस पर ओवर कॉन्फिडेंस करें। तो मोदी जी जिस भाव से, जिस स्पीड से, जिस कॉन्फिडेंस से काम करते थे उसी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। समय आने पे बड़े बड़े निर्णय आपके सामने भी आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता खेमचंद जी कि जो बड़े बड़े निर्णय आएंगे, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, वो भी देखिए मंथन करके, सोच विचार करके चीज़ों को लाया जाता है, लेकिन जब कुछ चीज़ें आती हैं तो उस पर सरकार यू टर्न क्यों मारती है? थोड़ा सा यदि उस पर सोच लें, या फिर पता ही है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी तो विपक्ष का राय मशवरा भी उसमें शामिल कर लिया जाए ताकि ऐसा विवाद ना हो। विपक्ष तो ये वो विपक्ष है, 370 हटाया तो 370 मत हटाओ। विपक्ष तो वो विपक्ष है कि जितने भी अच्छे निर्णय लिए गए थे वो अच्छे निर्णय लेने नहीं चाहिए थे। ट्रिपल तलाक हटाया तो ट्रिपल तलाक भी नहीं हटाना चाहिए उसके अनुसार। तो विपक्ष से पूछ के फिर काम चलाएं तो वो तो बहुत संभव नहीं है। हाँ, विपक्ष को बता के डिस्कस करके, तो डिस्कस तो हम करते हैं, लगातार करते हैं। कई चीजों पे प्रपोजल लाने से पहले करते हैं, कई चीजों पे प्रपोजल लाने के बाद पूरा डिस्कशन करते हैं। लेकिन विपक्ष कहे कि नहीं हम रूलिंग करेंगे, हमारे अनुसार काम हो, तो वैसा नहीं। मोदी जी का जो लक्ष्य है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, युवाओं का कल्याण करना है, महिलाओं का कल्याण करना है, किसानों का कल्याण करना है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है, उस डायरेक्शन में जो भी जरूरी है वो जरूर करेंगे और किसी को रोकेंगे नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे मामले हैं खेमचंद जी, चाहे यूपीएससी का मामला तो अभी आया, लेटरल एंट्री का, हम उस चर्चा में, आप मेरे साथ भी थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, उसको रद्द किया। वक्फ वाला जो मुद्दा आया था उस पर भी एक अलग से चर्चा थी हमारी, उसको भी, उस विधेयक को जेपीसी के लिए भेजा गया। तो मुझे लगता है ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो विषय हैं जिस पर यदि यू टर्न लेना पड़ रहा है या अलग से उसके लिए जाँच पे जाना पड़ रहा है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और हाल ही में क्योंकि जब इलेक्शन है
तो ऐसी कोई नई चीज यदि आप लाएंगे या कोई भी बिल किसी से भी संबंधित लाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि भले ही नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा हो, लेकिन जब विवाद होता है, बवाल होता है, हंगामा होता है और फिर हम उस पर यू टर्न मारते हैं तो किरकिरी किसकी होती है? सरकार की ही होती है। नहीं, मैं नहीं मानता कि वक्फ बोर्ड के बिल पे कोई यू टर्न हुआ है, होने की जरूरत है। कोई ये ना कहे कि हमारे साथ चर्चा पर चर्चा नहीं की, इसीलिए जेपीसी में भेजा है। और जेपीसी में सभी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन है, उसमें एनडीए की भी रिप्रेजेंटेशन है और उसमें इंडी गठबंधन की भी रिप्रेजेंटेशन है। तो सब डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उसकी रिकमेंडेशन आएगी और सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो ये यू टर्न नहीं है। रही यूपीएससी की बात, यूपीएससी में अलग अलग वर्गों की अलग अलग भावनाएं थी। लिटरल एंट्री हमने नहीं शुरू की थी, लिटरल एंट्री कांग्रेस ने शुरू की। अगर ये कानून हमने बनाया होता तो आप कह सकते थे कि हमने यू टर्न लिया। ये कानून हमने नहीं बनाया, लेकिन जनता की भावनाओं को देखते हुए कि अगर उस सिस्टम में, करंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस पर एक्शन लिया। जब उनके संज्ञान में ये चीज आई तो उन्होंने कहा ठीक है कि इसको बैठा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जो कांग्रेस ने सिस्टम बनाया था वो परफेक्ट सिस्टम नहीं था। कांग्रेस ने लगातार रिक्रूटमेंट की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इसी सिस्टम के अंतर्गत नियुक्त हुए और वो बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने भी पिछली सरकार में ऐसी नियुक्तियां की कुछ, लेकिन अब जब जनता की भावनाएं दूसरी तरीके से हैं तो उसको रिव्यू भी किया जाएगा। तो ये कोई यू टर्न नहीं है। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है यू टर्न नहीं है, पर मुझे लगता है क्योंकि लेटरल एंट्री की जो बात है, देखिए जहां जहां आरक्षण की बात आएगी, ये पूरा विवाद पे यदि हम चले जाएंगे ना तो वक्त हो जाएगा और ये आज का विषय नहीं है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर वाकई में बहुत वापस से सरकार को डिसीजन लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। आरक्षण SC ST रिजर्वेशन वाली भी बात आई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने की बात हो रही थी। तो ये लड़ाई तो देखिए चली आ रही है, हर इलेक्शन में चलेगी, और लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। खैर डॉक्टर प्रेमचंद जी, जहां तक अभी हम बिल और विधेयक की बात कर रहे थे, 2-3 पॉइंट्स मैंने यहां पे रखे हैं। ठीक है, उसको सरकार भले माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय के लिए इस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों पर गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है। तो इसको किस तरीके से आपको लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि इलेक्शन है और मुझे लगता है बहुत वक्त भी नहीं बचा है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि फिलहाल कोई भी नई चीज लाने की कोशिश सरकार की हो सकती है? देखिए, सरकार जिस तरीके से पिछले 2 कार्यकाल में जो इन्होंने कार्य किए हैं, तो इस तरह का कार्य जरूर किया जा सकता है, मेरा मानना है, जिससे जनमानस के ऊपर एक प्रकार से डिवीजन बनाने का काम कोई बिल कर सकता है, जिससे ये इनका जो है इलेक्शन में प्रभाव डाले। क्योंकि ज्यादातर बिल को आप देखेंगे तो इन्होंने अपने इलेक्शन में आगे आने वाले प्रभाव को देख करके इन्होंने काफी निर्णय किए हैं। और पीछे आप देखेंगे, आप इसको दिल्ली के संदर्भ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सत्ता में है, परंतु उसको एकदम से सरकार को बिल्कुल इन्होंने बिल ला करके, सर्विस बिल ला करके बिल्कुल नकारा कर दिया। तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब जहाँ पर अपनी मनमानी करनी है तो ये मनमानी करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो जहाँ इनको लगता है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हुए हैं तो इन्होंने ये काफी दबाव में आए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि राज्यसभा में इनको बहुमत मिल गया है तो ये अपनी मनमानी कर पाएंगे। इस समय विपक्ष की आवाज जो है एक होकर के है, पहले वो बटी हुई आवाज थी, इस समय इंडिया गठबंधन है उसकी एक आवाज है। और निश्चित रूप से गठबंधन को भी जनता ने ही चुना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके पास बहुमत नहीं आया, लेकिन चुनने वाली तो जनता ही है ना, आखिरकार जनता का फैसला ही है। फिर एक और जनता के हितैषी की बात हमारे मित्र खेमचंद जी कह रहे थे, तो उन्होंने 3 कृषि कानून ला करके एकदम से किसानों को रोड पर ला दिया था। और लगभग 1 साल से ज्यादा जो है किसान ने सड़कों पर रहे और 700 से ज्यादा किसान हो गए। तो आप ये देखिए कि बाद में माननीय मोदी जी ने उस कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो यू टर्न तो करना पड़ता है ना जनता के दबाव में, ऐसा नहीं है। तो कॉर्पोरेट हितैषी जो इन्होंने बिल पास किए हैं, कॉर्पोरेट हितैषी
जो बिल है, ये कभी भी ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट को ज्यादा, जनता को नहीं, कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदा पहुंचता है, उसका बिल ये लाने को तत्पर है, वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, जितना समझ पा रहे हैं अभी की स्थितियों को, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इसको समझ रही होगी। विपक्ष तो कह ही रहा है कि गलतियां करेंगे और हम तो बैठे ही हैं, वो तो बिल्कुल साफ गोई से अभी रविंद्र जी ने कह ही दिया कि वो तो कुछ लाएंगे और गलती करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे आरक्षण को लेकर है, चाहे कोई भी मुद्दा ऐसा हो, वो उस पर कोई विवाद बढ़ाने की कोशिश करेगी नहीं। या जिस तरह से अभी डॉक्टर प्रेमचंद जी कह रहे थे कि कोई ऐसी बात आ सकती है कि सिलेक्शन में उसको फायदा हो, तो वो क्या हो सकती है, ये भी पॉइंट है। जब आएगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही करेगी कि अभी फिलहाल किसी भी चीज को लाने से बचेगी ताकि कोई विवाद ना हो। नहीं, देखिए क्या है, कौन सा ऐसा बिल लाएंगे जिससे फायदा होगा। अब इनके पास सबसे महत्वपूर्ण बिल 2-3 है। एक तो यूसीसी है। अब देखिए उस पर तो हमको लगता है कि इस सरकार में बड़ा विवाद होगा, क्योंकि इनके दल के भीतर भी इसका विरोध होगा। जो एनडीए का जो गठबंधन है उनके बीच में भी विरोध हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना जो विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और 2025 में लगता है जातिगत जो जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा उठेगा। हमें लगता है कि कांग्रेस इसको बहुत तरीके से मुद्दा बना रही है, इवन इंडिया ब्लॉक के लोग भी बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिल हैं जिस पर बहुत सारी चर्चा होनी है। कुछ बिल ऐसे होते हैं राखी जिन पर सबकी लगभग सहमति होती है, जो जनता से जुड़े हुए बिल होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाते हैं, चाहे राज्यसभा में उनका बहुमत हो या ना हो। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, जो आरक्षण वाला मामला है, उसमें भी आप देखेंगे कि उसको कैसे जो उस फैसले को पलट पाएगी सरकार। यहाँ तो विरोध बहुत ज़्यादा है, तो दोनों तरफ से चल रहा है। इन सारी चीज़ों पर बड़ी सावधानी से केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बार बार बिल विधेयक पेश करना और वापस लेना, ये भी एक सरकार की कमजोरी मानी जा सकती है। पहले उस पर इतना एक्सरसाइज कर लीजिए कि लोकसभा में अगर लाते हैं और उस पर उसको वापस होने की कोई ज़रूरत ही न पड़े। मेरा ये कहना है कि चूँकि विभिन्न दलों के दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का एक गठबंधन है, किसी भी दल के पास पूरा बहुमत नहीं है, चाहे भाजपा हो, इंडिविजुअली बता रहा हूँ, या कांग्रेस हो या कोई अन्य हो। कहीं न कहीं सबको न किसी बैसाखी के सहारे चलना पड़ रहा है। जो गठबंधन एकजुट हैं वो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। ये जो सरकार के साथ गठबंधन है, मजबूती के साथ खड़े हैं, तो सरकार चलाने में मदद करेंगे। हमें लगता है कि अभी कोई ऐसा नहीं है, जैसे मोदी जी का कार्यकाल एक पहला था, दूसरा था, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत था। जो भी बिल आते थे, चाहे भले राज्यसभा में बहुमत ना हो, फिर भी जो फोर्सफुली या कहिए जब लाया जाता था तो बीजू जनता दल, जो इनके गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, और वो जो जगन रेड्डी और तमाम ऐसे लोग थे, ऐसे दल थे जो इनके गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, फिर भी समर्थन करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो परिस्थितियां जो हैं आज की डेट में जो निर्मित होंगी, कोई भी बिल ऐसा विवादास्पद होगा तो उसका पास होना आसान नहीं होगा। उसको जो है सत्ता पक्ष को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति है कि लोकसभा में भी बहुमत की सरकार है और अब राज्यसभा में भी इनको बहुमत मिला है, तो कोई भी बिल आसानी से पास तो हो ही सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रबल जी, मुझे ऐसा लगता है पहले तो आपकी बात उस वक्त अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। मुझे लगता है मैंने एक बात अभी इस चर्चा में कही थी, 3C ट्रैप, वो था राहुल गांधी के लिए, जिसपे अभी देखिए जातिगत जनगणना की बात निकली ही, संविधान की बात निकली ही, और कास्ट यानी कि जाति वर्ग जो है उसकी बात निकली। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये होता है कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो फैक्टर हैं जो हर इलेक्शन में बड़े प्रभावी होते हैं, बड़ा मूल रूप से मुद्दा है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा इस चीज के लिए बात कर चुके हैं, तो इस तमाम चीजों को यदि लेकर चलें आगे, देखने वाली बात होगी। इससे संबंधित क्या आपको उम्मीद है कि कुछ आ सकता है? मुझे तो नहीं है। मैंने कहा ना, विवाद से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बचेगी। चलिए, प्रबल जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है और नितेश जी भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रविंद्र जी, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं, मुझे लगता है सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर अपना प्लीज जवाब रखिएगा। राखी जी,
इसमें तो कहीं से डाउट नहीं है कि उनका बहुमत है, बहुमत से कुछ भी पास करा सकते हैं। लेकिन विद उनके साथ जो, मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूं, उनके साथ जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर किनारे कर दिया जाए तो कोई भी दल ऐसा नहीं है जो हमारे ही विचारधारा से मेल ना रखता हो। हमारी विचारधारा क्या है? सामाजिक न्याय। हमारी विचारधारा पीडीए, हमारी विचारधारा जातिगत जनगणना। जितने भी बिल पेंडिंग है, मैक्सिमम जो पेंडिंग बिल है इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। एक जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है और जो डिजिटल मीडिया पे अंकुश लगाने वाला बिल है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर इनमें भी लाने का प्रयास करते हैं, राज्यसभा में लाने का प्रयास करते हैं, तो पास तो करा लेंगे, जैसा श्री श्रीवास्तव जी ने बताया, पास तो करा लेंगे, लेकिन उनको अंतर विरोध का जो सामना करना पड़ेगा, जो जनता के रुख का सामना करना पड़ेगा, उससे वो निपट नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। अब जैसे आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया, उसका विरोध किया आरक्षण बचाओ समिति ने, हम लोग भी उसमें शामिल रहे। अब उस पे हम लोग ये मांग करते थे कि आप चाहे जियो ला दीजिए और चाहे इस आदेश के खिलाफ एक बिल लेके आइए जो राज्यसभा में एक कानून की तरफ बढ़ते कि जो कोटा दिया गया हुआ है संविधान के अनुसार एससी वर्ग को, उसमें कोटे में कोटा ना बना पाए और इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन ना करने पाए। तो अगर इसको वो लेके आते हैं और पास भी कराते हैं तो उसमें विजय उनकी नहीं होगी, उसमें विजय हमारी होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे बिल हैं, अगर ये पास करा लेते हैं तब भी उनकी विजय जनता तक नहीं पहुंचेगी। और अगर नहीं पास करा पाते हैं, विवाद की स्थिति आती है, पास तो कराएंगे, लेकिन जो विवाद की स्थिति आती है उससे भी हमारे इंडिया गठबंधन को लाभ मिलेगा। अब रही बात कि जब ऐसे विधेयक जो लेके आएंगे, उसमें ऐसे विधेयक भी आएंगे जो इनके व्यापारी मित्रों को फायदा करने वाला होगा। जैसे अभी एक विधेयक लेके आए छत्तीसगढ़ में कोयला खनन पे, तो इस प्रकार के जब विधेयक लेके आएंगे तो जो स्थानीय पार्टियां उनके सपोर्ट में आती हैं, वो उनके सपोर्ट से अलग होना चाहेंगी, क्योंकि हर पार्टी का अपना बेस है, हर पार्टियों के साथ अलग अलग फंड देने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, या सपोर्टर्स का एक बड़ा वर्ग है। तो जब उनके साथ कोई ऐसा बिल लेके चले आएंगे जो केवल बीजेपी के फायदे का होगा, तो निश्चित रूप से वो जो उनके साथ सपोर्टर पार्टियां हैं उनको किसी भी परिस्थितियों में वो बिल मान्य नहीं होगा, लेकिन वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए चुप तो रहेंगी। और अगर चुप होके रहती हैं तो हमेशा उन पार्टियों के साथ वही हाल होगा जो भी बीजेपी के साथ जुड़ा, तो पार्टियां लगभग खत्म हो गई। सबसे पुराना मित्र है इनका आरपीआई, महाराष्ट्र से जुड़ने वाली एक बहुत बड़ी संस्था थी शिवसेना के बाद में, लेकिन आरपीआई खत्म होने के कगार पे, जेडीयू खत्म होने के कगार पे है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है हम लोगों के लिए कि उनको बहुमत मिल गया। बहुमत मिलने के साथ में किसी भी प्रकार का अगर विवाद आएगा बिल पास कराने में, हम तो घोर विरोध करेंगे अगर वो जनता के लाभ के लिए नहीं होगा, हमारी विचारधारा के विरोध में होगा, तो हम खुल के विरोध करेंगे उसका। और जब खुल के विरोध करेंगे तो इनके वहां अंतर विरोध पनपेंगे, अंतर विरोध का भी हमको लाभ मिलने जा रहा है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिर पे 4 चुनाव है, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का और विधानसभा के आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और एक और बदमाशी करते हैं, जैसे यूसीसी बिल को इन्होंने पेंडिंग रख रखा है और जो सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए प्रोटेक्शन कर रखा है, तो यूसीसी को एक दूसरे रूप पे पास करा लिया उत्तराखंड से, और जो सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने के लिए बिल पास किया रोक रखा है केंद्र सरकार ने, उसको उत्तर प्रदेश से पास करा लिया। तो ये भी जो बदमाशी करेंगे तो इससे क्या होगा, जो राज्य और केंद्र का आपसी रिश्ता है वो टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऐसे कानून तो केंद्र द्वारा बनाए जाने थे लेकिन राज्य बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो बातें आएंगी तो उनसे किसी भी परिस्थितियों में जो वर्तमान मोदी सरकार है उसको अंतर विरोधों से जूझना पड़ेगा। और इस चीज को ना वो अपने पार्टी में जस्टिफाई कर पाएंगे, ना अपने साथियों के साथ जस्टिफाई करेंगे, और उनके साथी अगर उस जस्टिफिकेशन को मानते हैं तो उनकी वही दुर्गति होगी जो आरपीआई की हो गई, जो जेडीयू की होने जा रही है।
ठीक है, तो रविंद्र जी इसीलिए तो मैंने ये चीज पहले ही कह दी थी कि वो विवाद से बचती नजर आएगी जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, या तो फिर कोई ऐसी चीज आएगी जिससे कोई विरोध का सामना ना करना पड़े, बहुत ज्यादा हो हल्ला ना हो। अब एक बात और आई थी कि भाई थोड़ा सा राय मशवरा हो, तो खेमचंद जी ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों को तो सब में दिक्कत हो जाती है, यदि सरकार कुछ अच्छा भी लाने की कोशिश करेगी उसमें भी बवाल होता है, तो ऐसे में तो कोई चीज आ नहीं सकती। दो ही ऑप्शन है देखिए, या तो कोई ऐसी चीज आएगी जिसका वाकई सीधे सीधे इलेक्शन से जोड़कर उसको सामने लाएंगे और वो हो सकती है, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लेगी ना। खेमचंद जी, क्या कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है बहुमत मिलने के बाद? जैसा मैंने पहले कहा, जो काम करना है वो जरूर किया जाएगा, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शासन देते हुए विकसित राष्ट्र बनाना है, और 4 वर्गों को एम्पावर करना है, जैसे महिलाओं को एम्पावर करना है, किसान को एम्पावर करना है, गरीब को एम्पावर करना है, और युवाओं को एम्पावर करना है। तो उसके लिए जो भी बिल जरूरी है वो लाए जाएंगे और वो रुकेंगे नहीं। जैसा आज आपने देखा, कैबिनेट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 12 जो औद्योगिक सिटीज हैं उनको मॉडर्न सिटी के आधार पर डेवलप किया जाएगा, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से एक डेवलप सिटी बनाया जाएगा, और उसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो जहां भी ऐसी चीजें होंगी वो निर्णय होंगे, रुकेंगे नहीं। उसके लिए आज हमें राज्यसभा में बहुमत मिल गया इसीलिए हम ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं। या उसके लिए पहले हमारे पास इस पर 300 से ज्यादा सीटें थी इसीलिए हम निर्णय लेते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो करना जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करेगी। क्योंकि सरकार में आने के बाद हम शासन का सुख भोगने के लिए नहीं बैठे हुए, हम सरकार में आने के बाद जो हमारी ड्यूटीज हैं, जिसके लिए सरकार बनी है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए देश को आगे ले जाना है, इसीलिए हम काम करेंगे। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो प्रेरणा है, वो जो संकल्प है, हमारी रीति नीति है, हमारी जो विचारधारा है वो है, और उस विचारधारा को कंप्लीट करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का योगदान नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है खेमचंद जी, एक महिलाओं से संबंधित एक बात आपने बोली कि कोशिश ये की जाएगी कि कुछ ऐसा लाया जाए जिसका कोई विरोध भी ना कर पाए और शायद उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा लिया जाए। तो मुझे लगता है देश में तो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है महिलाओं को लेकर, एक इतना बड़ा मुद्दा है इस देश में, उसको लेके कुछ ऐसा हो जाए कि फिर दोबारा कोई ऐसी घटनाएं ना हो। मुझे एकदम कनेक्ट किया क्योंकि आपने महिलाओं की बात करी। देखिए, उस पर भी सरकार एक्टिवली विचार कर रही है, देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कानून में बहुत सारे परिवर्तन हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्टों में डिसीजन को स्पीड अप भी किया गया, और जहाँ पे महिलाओं के साथ पूछताछ में जिस तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था उसको रोका गया, और 0 FIR, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है करें और दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। वर्किंग वुमेन्स के लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया गया। बहन बेटियां, मतलब बेटी ज्यादा, जो पहले बेटियां कम होती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, सुकन्या योजना लाए। बहुत सारी ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को एम्पावर करने का काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके माध्यम से करोड़ों बहनें एम्पावर हुई, लखपति दीदी बनी। खेमचंद जी, लेकिन लखपति दीदी बनाने से ज्यादा जरूरत है उन लखपति दीदियों की इज्जत को बचा लिया जाए। सॉरी टू से यू, थोड़ा सा मुझे खरा खरा बोलना पड़ा यहाँ पे, पर वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो जो सुरक्षा का विषय है उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए। क्योंकि आने के बाद कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए और उसका परिणाम भी पॉजिटिव आया। और आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा सरकार के बहुत ज्यादा आदरणीय, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बहुत दिल के करीब है, और आज राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पे अपनी जो आपत्ति है या फिर उनका जो दर्द है वो देश के सामने उन्होंने जाहिर किया है। तो सरकार इस पे भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, डॉक्टर प्रेमचंद जी, मुझे लगता है एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, थोड़ा जल्दी से, ताकि इसके बाद मैं आरपी श्रीवास्तव जी की एक प्रतिक्रिया लूं। आगे क्या? धन्यवाद। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि अभी डिबेट चल ही रही है और इसमें आपने बताया महिलाओं का मुख्य मुद्दा सुरक्षा को लेकर के। हाँ। और मेरा ये एक मानना है कि कानून चाहे कितने भी बना लो, और मुझे याद है निर्भया वाला केस, जिस समय पूरा युवा जो है सड़कों पर उतर गया था और कड़े से कड़ा कानून बनाने की बात की थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी कितना कड़ा कानून बना लीजिए, अगर सोसाइटी में ही अंदर माइंड में अगर वायलेंस है
तो वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है घर के अंदर भी। तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड अगर निकाल करके देखें तो आपको दूसरी तस्वीर निकल करके दिखाई देगी। एनसीआरबी के डाटा भी आप देख लीजिए। मेरा ये मानना है, और अगर मैं सुझाव देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा। मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जो है पहली क्लास से पाठ्यक्रम में जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं बच्चियों के लिए जो है एक ऐसा सबके मन में ऐसा आ जाए, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार पैदा हो। सिर्फ धर्म कर्म पूजा करने से नहीं होगा, वो कार्यशालाएं ऐसी हो स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में, जिससे जो जेंडर सेंसिटाइज, और ये लंबा 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 समय लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा। तो ये वायलेंस हमारे दिमागों में चलता है, इसको देखने की जरूरत है। इसके ऊपर अगर आप बिल ला सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। मैं बीच में रोकूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद जी, आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए राखी जी ने महिला सुरक्षा की बात आपने उठाया है, और अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक किसी राज्य में, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी एक बदलापुर देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं, सब जगह कहीं न कहीं कुछ हो रहा है, और ख़ास करके महिलाओं के साथ। तो ये महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है कि इस तरह का अभी एक विधेयक निर्भया के टाइम में आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो या तो इसमें जो एक तरह से सामाजिक बदलाव हो, या लोगों के सोच में परिवर्तन हो, और इन सारी चीज़ों पर बाकायदे, जैसे बता रहे थे कि कार्यशाला होने चाहिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। हमें अक्सर देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन जब घटनाएं राजनीतिक रंग ले लेती हैं तो उस समय सारे मायने बदल जाते हैं। और हमें लगता है कि आज की परिस्थिति में जो महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक एक तरह से क्लैश देखने को मिला है, और आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी एक उस पर एक ट्वीट किया है, और इन सारी चीज़ों को देखिए तो सिर्फ एक ही प्रदेश या एक ही जगह के लिए नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि पूरे देश के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और सब जगह अफसोस जाहिर करना चाहिए, न केवल एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के। बिल्कुल ठीक है, चलिए, और समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो साफ है कि उच्च सदन में बहुमत है, क्या विधेयक पारित होंगे? अब वो होंगे नहीं होंगे, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, विवाद की स्थिति नहीं बनने देना है। इलेक्शन है, उस पर भी सरकार पूरा फोकस करेगी, ये सब एक तरफ है। लेकिन जो भी आप लाएं, कुछ ऐसा लाइए कि वाकई में या तो वाहवाही मिले, कुछ अच्छा इंप्लीमेंट हो जाए। सिर्फ राजनीतिक रूप से या राजनीतिक सियासी रोटियां सेकने के लिए इस इलेक्शन के मद्देनजर से उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या कुछ आएगा, ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।